कभी नींदों में आता है, कभी ख्वाबों में आता है, क्योंकि एक सपनों का राजकुमार हमने देखा होता है और हम उसी को कल्पना करके ही बस लिखते हैं कि कभी नींदों में आता है, कभी ख्वाबों में आता है, और तू बन के रात का चंदा मुझे रातें जगाता है, तू बन के रात का चंदा मुझे रातें जगाता है, और उड़ाती हूँ हवाओं में मैं जितनी बार ये आंचल, और तू बन के इत्र सा मुझ में महक अपनी जगाता है। और छोटी सी एक जीत पे खुश होती नहीं हूँ, सब सोचते हैं कैसे मैं इतनी सफल हुई, सब सोचते हैं कैसे मैं इतनी सफल हुई, और यूं ही घोड़े बेच कर मैं कभी सोती नहीं हूँ, कि मुझे अच्छे कपड़े भले मत दो, मुझे अच्छी किताबें दो। और एक टाइम का खाना मैं नहीं खाती थी, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको भोजन और शिक्षा नहीं मिलती हो, तो लोग मुझे कहते थे अरे तू बुद्ध हो जाएगी, और जब तक ना पछताए राम घर वापस ना आऊंगी। तो मैं इस जमाने की नारी हूँ, इस जमाने की सीता हूँ। मैं बिल्कुल जो है जमीन में जो है अपना जो है कल्पवास नहीं लूंगी और उसमें जल के मैं नहीं मरूंगी। क्या आज की नारी अपने पति के साथ वनगमन न जाके और अयोध्या में रहना अगर चुनेगी तो समाज क्या उसे एक्सेप्ट करेगा? तो आपने इस बहुत बड़े एक बहस के मुद्दे को छेड़ा हुआ है। अगर आज के ज़माने में राजपाट छोड़ के जाने वाली बात होती तो मैं अपने प्रभु श्री राम अपने पति से कहती कि आप वनवास को जाइए, लेकिन मैं आपकी अनुपस्थिति में आपके घर के और आपके राजपाट की जहाँ पे देखभाल उन्हें करूंगी। पुरस्कार के रूप में एक जगह चांदी का कटोरा मिलता है, जिस चांदी के कटोरे को महात्मा गांधी ले लेते हैं और माधवी वर्मा उस संस्मरण में यह भी कहती हैं कि मुझे बड़ा दुख है ये इस बात का हुआ कि कटोरा तो बापू ने ले लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस कविता के लिए आपको यह चांदी का कटोरा मिला था। पीछे पड़ी होती है कबाड़ खाने में, पिछवाड़े में वो लेके आती है और उसको कहती है कि ले ले, ओढ़े के हो तो ये ओढ़ ले, और वो उस रजाई को ओढ़ के सोचती है कि आज मैं सोऊंगी तो आज जैसे बुद्ध निकल गए। क्या आप इतिहास के किसी भी कालखंड से किसी ऐसी स्त्री का नाम बता सकते हैं कि जो यदि सत्य की तलाश में निकल जाए तो जमाना उसे एक्सेप्ट कर ले, बल्कि जमाना उसके ऊपर लांछन ही लगाएगा कि वह किस लिए निकली है, क्यों निकली? मेरे पापा को उस समय आंखों में आंसू आ गए कि मतलब मेरे खानदान की पहली बेटी हूँ जिसने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। औरत नहीं ये आग है, किस मनोभाव से लिखा आपने? औरत को आपने आग का रूप ज्वाला बना रही हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के संस्करण में हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य के कविता की एक ऐसी धारा जो पूर्वांचल की सरजमी पे रह रह के नित नए नारीवाद पर बहती चली जा रही है और उन सभी पहलुओं को छूती चली जा रही है जिन पहलुओं पे बात करना हमारे समाज में अति आवश्यक है। जी हाँ, आज के एपिसोड में हमारी मेहमान हैं, हमारी अतिथि हैं सरिता सिंह जी। सरिता सिंह जी अपने पुस्तक काव्य पलाश को लेकर काफ़ी चर्चित भी रही हैं और नारियों के ऊपर मुख्य तौर पर वह लिखती गढ़ती रचती रहती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि सरिता सिंह जी के साहित्य का जो संसार है, उसके जो मनोभाव हैं, वह कहाँ से उमड़ते और घुमड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी संवाद कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है और आपके साथ ये बातें साझा करूंगी आज। और देश दुनिया में बैठे हुए जो साहित्यकार हैं वो आपके जो जन मुद्दा ये चैनल है इसके माध्यम से मुझे सुन पाएंगे और मेरी जैसी नारियों से प्रेरणा लेके बहुत सारी नारियां आगे बढ़ सकती हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है आप। अगर हम किसी भी साहित्यकार को बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में तो मुख्य रूप से यदि हम किसी गीतकार को या किसी हम कवि को बुलाते हैं तो हमारी यह कोशिश होती है कि वह हमारे दर्शकों का जो अभिवादन है वह अपने किसी एक कविता या गीत के माध्यम से करे। तो सर्वप्रथम माँ शारदे को ही आमंत्रित करूंगी कि कलम पर शारदे माँ एक जरा उपकार
प्यार कर देना, कलम पर इशारे दे माँ एक ज़रा उपकार कर देना, ओ बने ये छंद की शाला कृपा हर बार कर देना, ओ कहीं लिखूं मैं गाऊं गीत मेरे सार्थक होवे, ओ सर हो कोकिला सा बोले अमृत धार कर देना। तो निश्चित ही पढ़ने लिखने की जहाँ बात होती है, माँ शारदे, माँ वीणा पाड़ी की सरस्वती वंदना के बिना कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो मुझे लगता है कि आज वाग्देवी सरस्वती यहाँ पधार चुकी हैं और निश्चित ही हम दोनों को इस कार्यक्रम में सफलता मिलेगी। मैं आपकी एक रचना पढ़ रहा था जिसमें आप एक जगह लिखती हैं कि तन है घायल मन भी घायल, करार कैसे आएगा, वर्तमान की कठिन दशा में कहो प्यार कैसे आएगा। आखिर इतनी निगेटिविटी प्यार को लेकर एक कवित्री, आज की कवित्री क्यों सोच रही हैं? क्या मनोदशा रहती है आपकी जब आप इस तरह की रचनाओं को गढ़ती हैं? कि जो परिस्थिति हम अपने आसपास देखते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सरकार सच्ची वही होती है जहाँ पर जो हमारी जनता है वो सुरक्षित हो। रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था उसके साथ दो चीज़ें और जुड़ जानी चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का हो अवदान, कि ये सारी चीज़ें जहाँ मुहैया हो वही सच्ची सरकार है। ये मनुज कितना प्यासा बैठा साधु के वेश में, और युगों युगों से उहा पोह फंसा है स्वार्थ देश में, और काया के अभिमान में है जनचेतन का है ध्यान नहीं। हर किसी को सिर्फ कुर्सी की, सत्ता की लालसा है कि काया के अभिमान में है जनचेतन का है ध्यान नहीं, और बसा अहम जिसके अंदर सत्कार वो कैसे पाएगा। और आज का जो वर्तमान परिदृश्य है इसको आप देखिए कि आज़ादी का सूरज, हम कह तो रहे हैं कि 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, कि आज़ादी का सूरज अब तो विस्मित है अंधियारों में, और कलरव करना भूल गए हैं पंछी अब गलियारों में, और बिखर गए सपने सारे जो आँखों में हमने पाले, और मन भावन पावन रिश्तों का वो सार कैसे पाएगा, और तन है घायल मन है घायल, करार कैसे आएगा। तो यहीं से जो है ये पंक्तियाँ, ये उन्वान निकला, और यही मेरी जो है उद्भावना थी इसके विषय में। आपकी काव्य पुस्तक जो है नारी पुष्प पलाश, तो नारी पुष्प पलाश में आप लिखती हैं कि सुंदर होने के बावजूद भी महिलाओं को, सफल होने के बावजूद भी महिलाओं को प्रताड़ना झेलना पड़ता है, विशेष करके ससुराल में। और एक कहावत हमारे यहाँ चली आती है बहुत ही पहले से कि बेटी का तो घर से जो है वो डोली उठता है, अर्थी ससुराल से ही उठता है। तो ऐसी कितनी बेटियां हैं जो इन सारी चीज़ों को, केवल इस कहावत को पकड़ के बैठ गई हैं और ससुराल में प्रताड़ना को झेलती रहती हैं। तो इन सारी बातों को लिखने का जो विचार होता है, आप कहती हैं कि मैं केवल एक स्त्री की बात नहीं कर रही, मैं ऐसी ही लाखों स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो इस तरीके की वेदना को झेल रही हैं। तो कहाँ से ऐसे विचार उमड़ते हैं? जो मेरी पीड़ा है वो केवल एक स्त्री की नहीं है, मेरी जैसी बहुत सारी स्त्रियों की। क्योंकि मैं आपको इतिहास में ले चलती हूँ, जब मैं भी गोरखपुर में शादी करके आई तो यहाँ का माहौल बड़ा परिवर्तित था। जैसा कि मैंने बताया कि लड़की गोरी हो, सुंदर हो, चाहे जैसी भी हो, हर प्रकार की स्त्रियों को ये जो है हमको प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एक तरीका है शिक्षा। अगर स्त्री शिक्षित होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि मैंने यूँ कहा जाता है कि कवि जो बनता है आह से उपजा होगा, गान वियोगी होगा पहला कवि। तो कविताओं का अगर मैं अपने सफ़र की बात करूँ तो मेरे भी जीवन में जब ये ऐसी प्रताड़नाएं आई, ऐसी तकलीफ़ें आई, दुख आई, तभी जो है ये काव्य की धारा जो है प्रस्फुटित हुई है, सरिता तभी बही। कि मैं भी जब आई थी तो मैं नौकरी छोड़ के आई थी। मुझसे ये कहा गया था कि ससुराल में नौकरी नहीं करना है और घर की एक जो घर की दहलीज में रह के ही सारी कुछ करना है। तो मैं जब नौकरी छोड़ के आई तो कुछ सालों बाद ऐसा होता था कि भाई तोहरे पतोहिया हमरे पतोहिया में कौन अंतर बा। भाई जब आप कुछ करते नहीं हैं तो सारी स्त्रियां समान रहती हैं। तो अगर मैं कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें कभी मांग करती थी तो ये लगता था कि वो ऐसी मांगे क्यों कर रही है। तो वहीं से फिर ये पंक्तियां निकली कि कहीं ऐसा लगता है कि शायद दहेज एक ऐसा कारण हो सकता है कि जो लड़कियां बहुत सारा दहेज लेके जाती हूँ, बहुत सारा पैसा लेके जाती हूँ, तो दहेज को ख़त्म करना चाहिए और तभी जो है नारी के जीवन में सुधार आएगा। और सबसे पहला जो है नारियों को शिक्षित बनाना चाहिए। जितनी ज़्यादा नारियाँ शिक्षित होंगी उतना ज़्यादा वो अपने जीवन में फैसले ले पाएंगी, क्योंकि
कि आर्थिक संपन्नता जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदेमंद होती है। कि आज मैं एक अच्छे मुकाम पे हूँ, मेरे अपना एक आर्थिक स्तर है, मैं अपने फैसले खुद ले पाती हूँ। मान लीजिए मुझे एक उदाहरण कि मेरे रिश्तेदार की शादी में मुझे जाना है, तो मुझे ससुराल वालों से नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं उन्हें क्या दूँ। एक समय ऐसा भी आता है जब स्त्री पूरी तरह से आर्थिक रूप से परिवार और पति पर निर्भर रहती है, तो वो अपने छोटे से छोटे फैसले, यहाँ तक एक छोटे से बिछिया, बिंदी और साड़ी तक की वो अपने पसंद की नहीं ले सकती है। तो मैं यही मंच के माध्यम से यही सूचना देना चाहूँगी कि सभी स्त्रियों को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आर्थिक संपन्नता आएगी तो ही आप अपने फैसले लेने में होंगी। तो मैं कविताओं के माध्यम से कुछ आपको जोड़ती हूँ कि स्त्रियाँ कहाँ कैसे प्रताड़ित हैं। देखिएगा, दहेज की एक पंक्तियाँ हैं कि बिकते हैं दूल्हे आज के लगते हैं दाम ऊंचे, और शादी के बाजारों पे लगाम होना चाहिए, और कितना नगद लिया कितना दहेज दिया, कुप्रथा को रोकने निजाम होना चाहिए, और बैठी हैं कुंवारी घर कितनी ही बेटियां, दहेज लेने देने से बचाव होना चाहिए। और सरकारी व्यवस्थाओं में, क्योंकि आप और मेरे सोचने से ही नहीं होगा कि हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ से कर दे रहे हैं। इस देश दुनिया में घूम के देखिए, बहुत सारी जो है ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिसको सरकार को व्यवस्था ही करना पड़ेगा। कि सरकारी व्यवस्थाओं में और योजनाओं में दहेज विरोधी कोई तो सुझाव होना चाहिए, और बहु ही दहेज है, लक्ष्मी है बेटियां, लेने देने पर नहीं लुभाव होना चाहिए। तो जब इस तरह का संदेश होगा समाज में, तो दहेज प्रथा पर रोक लगेगी। तो मुझे लगता है कि नारियां, बहु बेटियां घर में सुरक्षित रहेंगी और उनको मान सम्मान होता है बराबर कि यदि मिलेगा। स्त्रियों को शिक्षित कर दिया जाए तो उसके बहुत सारे आयाम अपने आप खुल जाते हैं, और बहुत सारे मसलों पे, बहुत सारे मुद्दों पर वह खुद ही अपनी बात समाज के बीच में रखने के काबिल हो जाती है, योग्य हो जाती है। सरिता मैं जी, आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मैं भी मेरे घर में 2 भाई हैं और मैं बेटी थी। तो मैं शुरू से, जब मैं इंटर में गई, तो चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, आजमगढ़ मेरा ननिहाल है। लोग कहते हैं कि आप आजमगढ़, लखनऊ, दिल्ली कहाँ आप रहीं। तो मेरा जीवन बड़ा खानाबदोश तरीके से चला कि आजमगढ़ से हम लोग जो है माइग्रेट होकर लखनऊ में पहुँचे, क्योंकि मेरे पिताजी की वहाँ पे सरकारी नौकरी लग गई थी। फिर कुछ समस्याओं के कारण उनको उस नौकरी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे गाँव में केस चलता था खेत को लेके। क्योंकि एक ज़माना था कि खेत को बहुत बड़ी पूंजी मानी जाती थी, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन आजकल लोग सिर्फ नौकरी की ही बात करते हैं। तो हम लोग फिर आजमगढ़ से लखनऊ में शिफ्ट हुए। वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई। तो उससे पहले जब मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ रही थी, तो मेरे मौसा और बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे कि कहते थे, बेटी को पढ़ा के क्या करोगे मदन, जितना पढ़ाओगे, मेरे पिताजी का नाम श्री मदन लाल है, मदन लड़की को जितना पढ़ाओगे उसके सपने उतने बड़े होंगे, उतनी ज़रूरतें उतनी बड़ी हो जाएंगी, बड़ा बड़ा सपना देखने लगेगी। ये था मेरे रिश्तेदारों का कि लड़की को ज़्यादा मत पढ़ाओ, इंटर हो गया है, सिलाई विलाई सिखा दो, उसकी शादी कर दो। तो आज जब मैं सफल हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि वो इतनी सफल कैसे है। तो मैं उस पर आपको 4 पंक्तियाँ देना चाहूँगी, सुनिएगा। और ये सभी बेटियों को, सभी नारियों को समर्पित है कि यूं ही बात बात पर मैं कभी रोती नहीं हूँ। मैंने कभी रोना नहीं सीखा बचपन से, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि आई कैन डू, आई कैन। एक इंग्लिश में एक पोएम थी, मैं उसको पढ़ती थी और मैं उससे प्रभावित रहती थी कि मैं सोचती हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ये लिखा कि यूं ही बात बात पर मैं कभी रोती नहीं हूँ, और छोटी सी एक जीत पे खुश होती नहीं हूँ। सब सोचते हैं कैसे मैं इतनी सफल हुई, सब सोचते हैं कैसे मैं इतनी सफल हुई, और यूं ही घोड़े बेच कर मैं कभी सोती नहीं हूँ। कि अनवरत मैंने जो है, जो ये मेरी यात्रा थी, कभी इसमें बाधा नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वुमेन और मैन दोनों की बात मैं कर रही हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्नों से सफल हो सकता है। कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो, तो सुजान और अथरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बात हो गई थी, मैंने जिद की कि मुझे पढ़ना है, और मैंने अपने माता पिता से वादा किया कि मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी कि जो है आपका नाक नीचे हो। सिर्फ मुझे पढ़ने का अवसर दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्कूल की फ़ीस जमा कर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत दूर तक हम पैदल भी स्कूल जाते थे। कभी कोई डिमांड नहीं की। कह नहीं सकता है कोई कि अगर मैं सोचती थी कि मुझे अच्छे कपड़े भले मत दो, मुझे अच्छी किताबें दो। और एक टाइम का खाना मैं नहीं खाती थी, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको भोजन और शिक्षा नहीं मिलती हो। तो लोग मुझे कहते थे, अरे तू बुद्ध हो जाएगी, तू बुद्ध हो जाएगी। तो उस बुद्ध पर मैंने एक कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाऊंगी। कि सुनिएगा कि पेट सबका वो भरती है, कि पेट सबका वो भरती है, दाल और साग है औरत। पेट सबका वो भरती है, दाल और साग है औरत, तवे की रोटी भी बनती
चूल्हे की आग है औरत, तवे की रोटी भी बनती। चूल्हे की आग है औरत, और बजट घर का बनाने को घर की मंत्री हो जाती है। बजट घर का बनाने को घर की मंत्री हो जाती है, और कमाई खर्चे में उलझी गुड़ा और भाग है औरत। तो बचपन से सब मुझे जो बुद्ध कहते थे, उस बुद्ध पर मैं पंक्तियाँ कहती हूँ कि तृप्त करती है रिश्तों को फिर भी प्यासी है औरत। तृप्त करती है रिश्तों को फिर भी प्यासी है औरत, और किसी के दिल की है मलिका चरण की दासी भी औरत। किसी के दिल की है मलिका चरण की दासी है औरत। और त्याग करता पुरुष घर को, सिद्धार्थ जब घर से निकल गए तो वो बुद्ध कहलाए, लेकिन जो है वो यशोधरा वहीं की वहीं रह गई। कि त्याग करता पुरुष घर को पुरुष साधु हो जाता है, और त्याग करता पुरुष घर को पुरुष साधु हो जाता है। मोक्ष पाता है दुनिया में संत और बुद्ध कहलाता है, और त्याग नहीं सकती ममता को नहीं सन्यासी है औरत। तो स्त्री की जो जिम्मेदारियां हैं, उसके पैर में जो चक्की बंधी रहती है माँ बहन बेटी के रूप में, जो सदैव वो रिश्तों में बंधी रहती है, सिर्फ यही कारण है कि एक स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती है। बुद्ध निकल गए, अगर वहीं एक महिला निकलती, अगर वही यशोधरा निकल ली होती तो क्या कहा जाता। हमारे इसी कार्यक्रम में गोरखपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी आई थी और उन्होंने यही बात कहा था। उस समय ज्योति मौर्य वाला प्रकरण चल रहा था, तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति पे लेकर कहा कि जैसे बुद्ध निकल गए, क्या आप इतिहास के किसी भी कालखंड से किसी ऐसी स्त्री का नाम बता सकते हैं कि जो यदि सत्य की तलाश में निकल जाए तो जमाना उसे एक्सेप्ट कर ले, बल्कि जमाना उसके ऊपर लांछन ही लगाएगा कि वह किस लिए निकली है, क्यों निकली है। आपने महिलाओं की दुर्दशा पे तो लिखा, लेकिन फिर आप महिलाओं को झांसी की रानी भी बना दे रही हैं। आप महिलाओं को कह रही हैं कि दूर रहो इस झाड़ी से, दूर रहो इस झाड़ी से, ये सुकोमल फूल नहीं है, औरत नहीं ये आग हैं। किस मनोभाव से लिखा आपने। औरत को आपने आग का रूप ज्वाला बना रही हैं। हम औरत को ममता का छांव मानते हैं, तो किस रूप में आप औरत को ज्वाला बनाना चाहती हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक पुरुष होकर आपने इतनी वेदना को समझा और इतने सुंदर शब्दों में इस प्रश्न को आपने तैयार किया, तो मुझे लगता है कि आपको एक ऊहापोह हुई होगी, आपने बहुत विश्लेषण किया होगा, तब जो है आपके मनोविज्ञान ने इस प्रश्न को उकेरा है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, समाज में जो फैली बुराइयां हैं, जैसे कि दहेज प्रथा की आप बात कर लीजिए, या बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं, श्रद्धा जैसी महिलाएं हैं, सीमा जैसी महिलाएं हैं, अंजू जैसी महिलाएं हैं, और ये तो एक जो है एक्सेप्शन हो गया। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो देश और समाज के लिए सदैव विरह वेदना में आग में जो है द्रौपदी की तरह जलती रहती हैं। तो ऐसे में ही जो है ये कविताएं निकल के आती, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं वो सीता नहीं हूँ जो 14 वर्ष वनवास हो जाएगी। मैंने लिखा भी था कि मैं आप सबको सुनाती हूँ कि मैं हमेशा ये प्रेरित पंक्तियाँ लिखती हूँ कि अब मौन तोड़ दो तुम नारी। हर स्त्री को आग बनना होगा, क्योंकि कोई वो कृष्ण नहीं आएगा उसकी अस्मत को बचाने, क्योंकि कृष्ण जो है उस काल में होते थे, आजकल सिर्फ रावण पैदा होते हैं। हर स्त्री को अपना कृष्ण, अपना सारथी खुद बनना होगा। जब वो अपने मन में ये ठान लेगी कि मुझे कोई छू नहीं सकता है, तो कोई भी उसको छू नहीं सकता है। तो सबको प्रेरित करने के लिए 4 पंक्तियां देख लीजिए कि चित्त में धीरज धरना नारी, मन आग नहीं लगने देना, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। आप सुनते आ रहे, क्योंकि मैं स्वास्थ्य केंद्र में जॉब करती हूँ, स्वास्थ्य चिकित्सा में मेरी जो है सेवा है, तो बीमारी से ज़्यादा उसके जो है लक्षणों को देखने से पहले बचाव ज़रूरी है। तो उसी के लिए कि हम अपने मौन को रखें, अपने ऊपर काबू रखें, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ये मौन तोड़ दो तुम नारी, क्यों मन पीड़ा को दबाती हो, अंतर खायल तन मन खाली, आँखों से अश्रु बहाती हो, और गलत सही ये क्या तुमको ये स्वयं फैसला करना होगा, गलत सही ये क्या तुमको ये स्वयं फैसला करना होगा, और जीवन है संग्राम यदि सम्रागढ़ में लड़ना होगा, और लड़ना होगा रणचंडी बनके, काली बनके, दुर्गा बनके। और 4 पंक्तियां और देख लीजिए कि चित्त में धीरज धरना नारी, मन आग नहीं लगने देना। जैसा मैंने कहा कि बचाव करना पड़ेगा, खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा। चित्त में धीरज धरना नारी, मन आग नहीं लगने देना,
और निज गौरव सम्मान पे किंचित दाग नहीं लगने देना। और कृष्ण नहीं आएंगे बचाने कलयुग में असमत तेरी, कृष्ण नहीं आएंगे बचाने कलयुग में असमत तेरी। और जीवन चौपड़ का यौवन में कभी भाग नहीं लगने देना, बन जाना दुर्गा काली मन आग नहीं लगने देना। तो आपने बचपन का जो समय जिया होता है, आप जिस वातावरण में पले बढ़े होते हैं, वहाँ से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब हम आपको थोड़ा ले चलेंगे और हम चाहेंगे इन प्रश्नों का उत्तर आप बड़ा स्थिर मन से दें कि बचपन कैसा था, कैसे लोगों के बीच में आपका उठना बैठना था, या फिर वह कब समय आया जब आप कविताओं की तरफ आपका झुकाव हुआ। कौन सी ऐसी कविता थी जिसको पढ़ने के बाद आपको लगा कि अरे हम अपने मन की बात तो इस माध्यम से भी कह सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि बचपन कैसा था और कविताओं के प्रति झुकाव कब बढ़ा। देखिए, ऐसे तो विश्वविद्यालय टाइम से हम लोग कुछ ना कुछ लिखते थे, लेकिन एक समय होता है जब हम यंग होते हैं तो उस समय दूसरे प्रकार के उद्गार निकलते हैं। प्रेम में आदमी श्रृंगार में रहता है, चूँकि युवा रहता है। तो जब युवा होते हैं तो युवा प्रेम की कविताएं कुछ इस तरह लिखती है कि कभी नींदों में आता है कभी ख्वाबों में आता है, क्योंकि एक सपनों का राजकुमार हमने देखा होता है और हम उसी को कल्पना करके ही बस लिखते हैं कि कभी नींदों में आता है कभी ख्वाबों में आता है, और तू बन के रात का चंदा मुझे रातें जगाता है, तू बन के रात का चंदा मुझे रातें जगाता है। और उड़ाती हूँ हवाओं में मैं जितनी बार ये आंचल, और तू बन के इत्र सा मुझ में महक अपनी जगाता है। तो चूंकि वो युवा अवस्था होती है और जब हम यंग होते हैं तो लगता है कि हवा हल्की सी चलती है, तो जब दुपट्टा लहरा जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे लगता है कि ये सुंदर सा हवा का झोंका मन को छू के चल गया। तो वो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि मैं हमेशा से जिम्मेदारियों में ही रही। मैंने लिखा भी है कि जिम्मेदारियों में ज़िंदगी की मस्तियाँ चली गई। अभी मैं आपको उस पर भी पढ़ के सुनाऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा जिम्मेदारियाँ ही रहीं। जब मैंने इंटर कर लिया तो चूँकि मुझे वो परीक्षा देनी पड़ी थी, वो परीक्षा की घड़ी थी मेरे लिए कि मुझसे कहा गया कि विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ना है, एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना है। तो मैंने चुपके से यूनिवर्सिटी का फॉर्म अपने कज़न ब्रदर से मंगाया, और मेरे सामने ये शर्त थी कि विश्वविद्यालय में, चूँकि उस ज़माने में एडमिशन भी बहुत मुश्किल से होते थे, लेकिन मेरे 67% थे इंटरमीडिएट में भी, और रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर लिया। जब यूनिवर्सिटी में मेरा जो है वहाँ पे पर्चे में मेरा नाम आ गया, तो उस समय जो है ये मोबाइल तो इतना होता नहीं था कि फ़ोटो वोटो खींच के लेके जाए, तो वो पेपर में गैजेट होता था कि आप जाके देखें। तो मैं अपने पिताजी को ले जाके और मैंने यूनिवर्सिटी का वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड दिखाया कि देखिए पापा, यहाँ पर मेरा नाम है। मेरे पापा को उस समय आंखों में आंसू आ गए कि मतलब मेरे खानदान की पहली बेटी हूँ जिसने लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। तो मेरा वो प्रण पूरा हुआ। तो उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, जब मैं 2007 में एक बार महिला गोंडा चिकित्सालय में जब मेरी नौकरी, उससे पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी चयन हुई थी। मैं अभी नौकरियों के बारे में भी बताऊंगी। तो मैं इंटरमीडिएट से पढ़ाती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, लेकिन जब मेरी पहली नौकरी लगी बहुत दूर मध्य प्रदेश में, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं चयन होके गई वहाँ पे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट थी। तो मेरी मम्मी पापा, चूँकि 2 भाई और मैं मिडिल थी, बहन एक अकेली लड़की थी, तो सबको ये लगता था कि एक तो जिद से मैंने पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, किसी तरह वो पूरी हुई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब अपने दम पर खड़ी हो गई तो मैं जाके अपना प्रेमी, अपना जीवन साथी चुन लूँ और ऐसा कहीं। तो स्त्री को हमेशा चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, और ये कविताओं का उन्माद वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं चरित्र परीक्षा पर आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ कि देखिएगा। चरित्र परीक्षा देने यदि हर स्त्री को हर उम्र में चरित्र परीक्षा देनी होती। आज भी हम लोग जब कहीं बाहर प्रोग्राम्स में जाते, कभी सम्मेलन में जाते, तो घर वाले कहते हैं कि बहुत रात ना हो जाए, समय से आ जाना। तो मैं उनको जवाब में यही कहती हूँ कि सुनिएगा कि चरित्र परीक्षा देने यदि अग्नि में मैं जल जाऊंगी, चरित्र परीक्षा देने यदि अग्नि में मैं जल जाऊंगी, अंतर मन की पावनता साबित कैसे कर पाऊंगी, और सीता हरदम पावन थी ये दुनिया को बतलाऊंगी, सीता हरदम पावन थी ये दुनिया को बतलाऊंगी, और जब तक ना पछताए राम घर वापस ना आऊंगी। तो मैं इस जमाने की नारी हूँ, इस जमाने की सीता हूँ। मैं बिल्कुल जो है ज़मीन में जो है अपना जो है कल्पवास नहीं लूँगी और उसमें जल के मैं नहीं मरूंगी। और इसका माने गया है पति, तो पता चला कि पत्नी साड़ी कपड़ा सिंदूर बिंदी के लिए भी तरस जा रही है।
तो ऐसे में ये कहा जाता है कि अपने मैके चले जाओ या आप पति के साथ चले जाओ। तो मैं तब ये पंक्तियाँ यही निकलती हैं कि राजपाट यदि सौंप के सारा मैं भी पिया संग जाऊंगी, और धन संपत्ति अधिकारों से वंचित मैं हो जाऊंगी, और आज नहीं है भरत से भाई सीता नहीं बन पाऊंगी, अरे जाना है तो जाए राम मैं वनवास न जाऊंगी। कि मैं यहीं लड़ूंगी, यहीं अपनी जिम्मेदारियों को अपने हक के लिए लड़ूंगी, और बिल्कुल मैं कहीं किसी वनवास में नहीं जाने वाली। आपने तो इन पंक्तियों के द्वारा एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा छेड़ दिया है कि वर्तमान में क्या जिस समय माता सीता, माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ वन गमन को जाती हैं, उनका फैसला उस युग के लिए सही था, लेकिन क्या आज की नारी अपने पति के साथ वनगमन न जाके और अयोध्या में रहना अगर चुनेगी तो समाज क्या उसे एक्सेप्ट करेगा? तो आपने इस बहुत बड़े एक बहस के मुद्दे को छेड़ा हुआ है। आपको चाहती हूँ कि समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। जहाँ पे किरण बेदी जैसी नारियां हैं, जहाँ पे हमारी जो है मायावती जैसी नारियां हुई, जहाँ पे और गोरखपुर में भी कई कई मंचों पर आसीन हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, महादेवी जैसी महिलाएं हुई, पुष्पा मैत्री जैसी महिलाएं हुई, प्रभा खेतान जैसी महिलाएं हुई, वो महिलाएं प्रेरणा हैं उन महिलाओं के लिए। और अगर एक पुरुष जो है सत्ता जो है पकड़ सकता है तो एक स्त्री क्यों नहीं सत्ता पकड़ सकती है? आज जो है अगर आज के युग में अगर मेरे जैसी महिला होती, जो ठीक है हम धर्म के साथ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं धर्म के साथ कोई वाद विवाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर एक पुरुष, एक राम स्वरूप पुरुष परदेश चला जाता है तो उस स्थिति में एक स्त्री घर की पूरी जिम्मेदारियां निभाती है। जो घर रूपी अयोध्या होती है उसका पूरा ध्यान एक स्त्री रूपी सीता रखती है, बच्चों का भोजन पकाती है और कभी कभी धनार्जन भी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, अगर आज के ज़माने में राजपाट छोड़ के जाने वाली बात होती तो मैं अपने प्रभु श्री राम, अपने पति से कहती कि आप वनवास को जाइए, लेकिन मैं आपकी अनुपस्थिति में आपके घर के और आपके राजपाट की देखभाल करूंगी। तो ये है मेरा महिला सशक्तिकरण। सरिता जी, आपने अपने इस कथन को रखकर अपने मनोदशा को भी, उसके पीछे के विचार को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया। अब आपने अभी बीच में एक महादेवी वर्मा का नाम लिया और वहीं से मेरा एक प्रश्न आता है कि महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं कि उनको रूममेट के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली थी और जो कि उनसे कुछ वर्ष बड़ी भी थी, सीनियर थी और कविताएं लिखा करती थी। लेकिन महादेवी वर्मा उनसे छुप छुप के कविताएं लिखती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान को पता नहीं था। एक दिन उनके कमरे में महादेवी वर्मा की लिखी कुछ कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान पा जाती हैं और फिर उनसे पूछती हैं कि तुम कविता भी लिखती हो क्या? ये तो डर के बताती हैं कि नहीं, लेकिन फिर वो उनको उनकी कविताएं दिखाती हैं और उनको ही नहीं, पूरे स्कूल को दिखाती हैं, पूरे कॉलेज को दिखाती हैं, कॉलेज के बच्चों को दिखाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे महादेवी वर्मा का काव्य मंचों पर जाना बढ़ता है, जहाँ पे उन्हें पुरस्कार के रूप में एक जगह चांदी का कटोरा मिलता है, जिस चांदी के कटोरे को महात्मा गांधी ले लेते हैं और महादेवी वर्मा उस संस्मरण में यह भी कहती हैं कि मुझे बड़ा दुख है ये इस बात का हुआ कि कटोरा तो बापू ने ले लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस कविता के लिए आपको यह चांदी का कटोरा मिला था। तो क्या आपके जीवन में ऐसी कोई सुभद्रा कुमारी चौहान है? कहा कि जीवन में गुरु के बिना ज्ञान कहाँ होता है। बिल्कुल सही बात है। मेरी माँ जो है मेरी गुरु रही। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ऐसे ही मतलब हम लोग को सुलाने के लिए कभी कभी ऐसी बातें कहती थी। मुझे लगता था कि अरे माँ अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद माँ कवित्री होती। जो मेरी प्रेरणा माँ रही, तो माँ ने मुझे बताया कि बेटा स्त्री को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और ये पंक्तियाँ, ये उन्वान वहीं से है कि यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा सहन करना होता है। यूं ही नहीं कहलाती औरत, बड़ा सहन करना होता है। औरत को औरत होने का बड़ा जतन करना होता है। औरत को औरत होने का बड़ा जतन करना होता है। और बिखरे घरौंदों को घर आंगन को उपवन करती औरत। किसी के इंतजार में कितनी सदियां कुर्बान होती हैं। क्योंकि मेरे पिताजी अक्सर ड्यूटी करते थे तो बाहर रहते थे, हम बच्चे अकेले माँ के साथ रहते थे, तो हम माँ को देखते थे और माँ से ही सीखते थे कि किसी के इंतज़ार में कितनी सदियां कुर्बान होती हैं। और रिश्तों की महाभारत में द्रौपदी सी नारियां कुर्बान होती हैं।
किसी के इंतजार में कितनी सदियां कुर्बान होती हैं, रिश्तों के महाभारत में द्रौपदी सी नारियां कुर्बान होती हैं, और कतरा कतरा खुद को लुटा देती है एक सागर के लिए, कतरा कतरा खुद को लुटा देती है एक सागर के लिए, और समंदर को बनाने कितनी नदियां कुर्बान होती हैं। तो मेरी माँ जैसी पता नहीं कितनी स्त्रियां अपने परिवार के लिए सदैव कुर्बानी देती रही। मेरी एक कहानी भी रही दहेज की रजाई। उसमें एक स्त्री का चरित्र चित्रण ऐसा है कि जो है उसको, उसकी शादी जो है गर्मियों में होती है, तो उसको दहेज में रजाई नहीं मिलती है, और वो जो है रजाई के अभाव में पूरी ठंड जो है बड़ी मुश्किल से काटती है, क्योंकि उसका पति बाहर कमाने गया होता है और छोटी सी आमदनी के कारण वो रजाई भेज नहीं पाता है। अब वो अपने पिता से ये कहती है कि पिताजी एक रजाई जो है बनवा दीजिए। तो उसके पिता भी कहते हैं, चूंकि जो किसान की बेटियां होती हैं, फसल ही उनका मुख्य आधार होता है, जब फसल होती है घर में तो कोई त्योहार जैसा होता है, अच्छा अच्छा भोजन पकता है। तो जब गेहूं कटता है तो पिता कहता है कि बेटा जब गेहूं की फसल कटा जाए तब रजाई जो है किनाई। तो ऐसे में जो है मुझे इस कहानी के लिए बहुत सारे प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट्स भी मिले। मुझे मध्य प्रदेश से भी इसके लिए सम्मान मिला। और जुझारू महिला का टाइटल मैं आपको बताना चाहूँगी कि गृह लक्ष्मी एक बहुत बड़ी पत्रिका है दिल्ली से, इस साल सितंबर में उन्होंने मेरे जन्मदिन के अवसर पे मुझे जुझारू गृह लक्ष्मी का टाइटल और वॉल ऑफ द फेम बनाया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और नारी पर लिखने के लिए ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड एक लखनऊ से मिलता है, जो कि मानव संघ द्वारा दिया जाता है, WHO वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने मुझे ये दिया। तो मेरी ये कहानी वहाँ भी पब्लिश हुई थी। तो इसमें अंत में रजाई के अभाव में वो लड़की मर जाती है ठंड में ठिठुर के। वो आप देखिएगा, अगर इस पे एक नाटक बनेगा, एकांकी बनेगी, तो वो जब ठंड उसको लगती है तो वो क्या करती है, अपने ब्याह के जितना साड़ी रहता है वो साड़ी जल्दी जल्दी बक्सा में से निकाल के लाती है और सारा साड़ी ओढ़ के सोती है। उसके ससुराल वाले, उसके देवर, उसके जेठ, उसके सास इतने निष्ठुर हैं कि उसको जो है ठंड में ओढ़ने के लिए जो है गलीचे, दरी और रजाई नहीं देते हैं। तो ये कहानी इस तरह से थी कि बहुत हृदय द्रवित हो जाता है जब मैं कभी ये कहानी किसी को सुनाती हूँ। तो वो सारी साड़ी ओढ़ के सोती है, फिर भी उसकी ठंड नहीं जाती है, तो वो बीमार पड़ जाती है। अगले दिन डॉक्टर आते हैं, उसको बुखार होता है, तो लोग ये कहते हैं कि अरे का करे बा एगो कोनो फटहा पुरान दे दा। तो जब मोहल्ले वाले उसको जो है भर्त्सना करते हैं उसकी सास को, तो उसकी सास क्या करती है कि अजिया ससुर जो कि मर चुके हैं, वो रजाई पीछे पड़ी होती है कबाड़ खाने में, पिछवाड़े में, वो लेके आती है और उसको कहती है कि ले ले, ओढ़े के हो तो ये ओढ़ ले। तो वो उस रजाई को अपनी साड़ी का जो है जो सिला जाता है, आपने अभी शायद नहीं जाने होंगे, शहर में तो खोल मिलती है, सिले सिलाए मखमल के जो है गलीचे और दरी मिलती है। गांव में जो अपनी उतारन साड़ियाँ होती हैं, उन साड़ियों को उतार के लोग कथरी बिछौना सिलते हैं। तो वो अपनी उस साड़ी से जो है उसका खोल सिलती है रजाई का, और वो उस रजाई को ओढ़ के सोचती है कि आज मैं सोऊंगी तो आज मुझे जाड़ा नहीं लगेगा। और जब रात में उस रजाई को ओढ़ के सोती है तो उस रजाई में से इतनी बदबू आती है कि उस रजाई में सांस घुट के, उसको सांस के घुटने से उसकी मौत हो जाती है। और अगले दिन सुबह, चूंकि उसके पिता ने वादा किया होता कि वो रजाई लाएगा, तो वो रजाई जब लेके आता है खूब सुंदर, चूंकि गेहूँ बेच के 30-40 किलो गेहूँ बेच के और रजाई सिलवा के लेके आता है कि सोचिए कि हमारी बिटिया को रजाई मिल जाएगी और उसे ठंड नहीं लगेगी। तो जब वो मखमली रजाई उसके घर पे लेके आता है तो रजाई लेके भारा के गिर जाता है, क्योंकि पता चलता है कि उसकी बेटी सांस दब के मर गई है। और वो मखमली रजाई दुनिया जब एक औरत मरती है तो उसको पूरे सिंगार और जोड़े के साथ विदाई किया जाता है। तो इस कहानी में ये है कि जब उस लड़की का अंतिम संस्कार और शव यात्रा होती है तो वो मायके से लाई हुई रजाई उड़ा के उसको भेजा जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ, चूंकि मैंने ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं, मैं उस वर्ग से आती हूँ, उस परिवार से आती हूँ, उस समाज से आती हूँ, और ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इस कहानी के द्वारा मुझे ही नहीं बल्कि मैं यह उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे दर्शक आपके इस वाक्य को सुन रहे होंगे, इस कहानी के उन संदर्भों को सुने होंगे, वे सभी लोग इस समय भाव विभोर हो चुके होंगे, अगर वह एक वास्तविक मानवीय संवेदना से अभिभूत व्यक्ति हैं तो। दूसरी बात, हम लोगों ने एक पाठ्यक्रम में इंग्लिश का कोई एक चैप्टर था जिसमें था बोलती हुई रजाई, और उसको हमने पढ़ा हुआ, जिसमें 2 बच्चे ठंड के कारण कैसे एक दूसरे से
लिपट के सोए रहते हैं, दोनों भाई रहते हैं, सगे भाई, और ठंड के कारण दोनों मर जाते हैं और वो वही रजाई ओढ़ के मरे रहते हैं, क्योंकि उस रजाई में इतनी एबिलिटी नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है कि वह उन लोगों को ठंड से बचा सके। तो इसलिए वह रजाई एक धर्मशाला में जाती है, तो उसमें से वही दोनों आवाज़ आती है। तो उस एक राइटर ने लिखा हुआ है, बोलती हुई रजाई। और जब आपने अपनी इस कहानी का जिक्र किया तो मुझे पूरा वो मंजर दिखने लगा था जो मैंने बोलती हुई रजाई को पढ़ने के बाद महसूस किया था। और उससे भी कहीं ज़्यादा पीड़ादायक आपने जब इस कहानी को सुनाया है, तो वाकई अब इसके आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी बातचीत को कहाँ तक आगे ले जाऊं। लेकिन फिर भी हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सरिता जी, आप जब नारी के प्रति जब इतना नज़रिया रखती हैं, इतने सारे दृष्टिकोण रखती हैं, तो आपके आसपास वर्तमान समय में जो नारी जीवन आपको दिखता है, एक ननद के रूप में कोई दिखता होगा, एक सास के रूप में कोई दिख रहा होगा, कोई पड़ोसी के रूप में कोई नारी दिख रही होगी, तो आपको क्या लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि लोगों ने कहा कि नारियों को पुरुषों से नहीं उतनी डरने की ज़रूरत है जितना नारियों की दुश्मन नारियां ही हैं, अगर उनका रूप बदल दिया जाता है तो। जैसे एक बहू का आपने कहा कि बहू के ऊपर प्रताड़ना सास करती है, वहाँ भी एक नारी है, वहाँ भी एक नारी है, दोनों नारी हैं। तो इस समय इस चीज़ों में क्या अब बदलाव आ रहा है? पहले मुझे यही लगता है कि अरे एक स्त्री ही स्त्री के दुश्मन क्यों है, कि जो है बिल्कुल सही आपने बात कही है कि मुर्दों का जंगल है कोई शोर नहीं सुनने वाला, मुर्दों का जंगल है कोई शोर नहीं सुनने वाला, और सुनती नहीं औरत औरत की कोई और नहीं सुनने वाला। आपस में लड़ती हैं, करताल करती हैं, एक दूसरे का जीना मुहाल करती हैं। ये औरतें ही औरतों को जीने नहीं देती हैं। तो बिल्कुल ये सही है, और मैंने जो है इस पर लिखा भी था कुछ संक्षेप में आप दोनों प्रश्नों का उत्तर दें कि आपके पसंदीदा कवि या साहित्यकार इस समय कौन है, और दूसरा एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। में भी अमृतलाल नागर जी ने बहुत अच्छी एक कहानी, चूँकि मैं लखनऊ की पृष्ठभूमि से हूँ, मेरा साहित्यिक सफ़र वहीं से शुरू हुआ, भले ही आज मैं गोरखपुर में हूँ, लेकिन गोरखपुर के लिए मैं नई हो सकती हूँ, लेकिन मेरा सफ़र जो है लखनऊ से शुरू हुआ। अमृतलाल नागर जी की कहानियों में एक विशेष जो है नारीवाद को लेके बड़ी एक मुखर चेतना रही, ये कोठे वालियाँ उन्होंने लिखा, और हम लोगों ने उसे पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा कि वाकई जो है अगर जिसको मतलब हक देना आता है तो वो जो है सबको बराबर का हक देता है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे नवाब कई पत्नियां रखते थे, तो वो भी एक प्रताड़ना का विषय होता था, एक स्त्री विमर्श का विषय होता था, लोग तकलीफ़ों में रहते थे। और आज की अगर बातें करूँ तो एक छोटी सी मुस्कान, पुष्पा मैत्री, प्रभा खेतान जैसी महिलाएं, जैसी लेखिकाएं, मंटो जैसी कहानियाँ मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहीं। और जो है आज के वर्तमान में हरिओम पवार जी की कविताएं, क्योंकि ऐसे साहित्यकार तो बहुत सारे लोग हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। होनी चाहिए ना जो दुनिया में बदलने की क्षमता रखती हैं, कि कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि जिससे जो है बदलाव हो सके। और मैं सोचती हूँ कि अगर एक भी इंसान किसी रचना से किसी के अंदर का हृदय परिवर्तित हो गया, कि वो कहते हैं कि अंगुलीमाल से कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, बुद्ध ने कहा, तो अंगुलीमाल जो है बिल्कुल शुद्ध हो गए, उनकी आत्मा शुद्ध हो गई। तो ऐसी कविताएं होनी चाहिए। तो जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत कठिन ये सफ़र है। आप जनमुद्दा द जीरो मीडिया के इस संवाद कार्यक्रम में आई, इसके लिए जनमुद्दा की पूरी टीम आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है। और होंगे उन सभी महिलाओं को मैं पुनः पुनः साधुवाद करती हूँ, और यही बस कहना चाहूँगी कि चित्त में धीरज धरिए और अपने रास्ते खुद चुनिए। जीवन जो ये संग्राम है उसमें आपको लड़ना तो पड़ेगा। और स्त्रियों के लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित करते हुए बात को ख़त्म करूँगी कि खुशियों का त्योहार हो जब भी करती तिलक चंदन औरत। आपने देखा होगा कि कोई भी त्योहार बिना औरत के अधूरा रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी, और पूजा की थाली हाथ में लिए आपकी माँ, बहन, बेटियां हाजिर होती हैं कि खुशियों का त्योहार हो जब भी करती तिलक चंदन औरत, और पकड़ हाथ कान्हा कमर भर चलती राधा बन औरत, पकड़ हाथ कान्हा कमर भर चलती राधा बन औरत, और सबको रंग के जीवन में सती अनुसुईया बन कर रहती। वो खुद भूखी रहती है और आपका पेट भरती है, कि सबको रंग के जीवन में सती अनुसुईया बन कर रहती, और कभी प्रहलाद की खातिर होलिका बन जलती औरत, और कभी प्रहलाद की खातिर होलिका बन जलती औरत। यह थी सरिता सिंह जी, जो अपनी कविताओं के माध्यम से काव्य की
काव्य रूपी सरिता निरंतर प्रवाहित करती जा रही हैं और मुख्य रूप से इनकी कविताएं, इनका साहित्य नारियों की स्थिति का वर्णन करता है। और आप सभी को पता है, आप सभी को विदित है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जैसे जैसे साहित्यकार अपने आसपास के माहौल को देखते रहते हैं और जो चीज़ें उन्हें खटकती हैं, जो चीज़ें उन्हें वेदना पहुंचाती हैं, उन चीज़ों में सुधार की गुंजाइश की कामना रखते हुए हर एक साहित्यकार अपने हिस्से का साहित्य रचता गढ़ता है। सरिता जी के साथ हमारी इस बातचीत को आपने सुना। इसके बाद से आप इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपके क्या राय हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए संवाद कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।